नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि साल 1971 के युद्ध में भारत के वीर सिपाहियों ने किस प्रकार से पाकिस्तान को इस युद्ध में हराया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। साथ ही साथ भारत ने इस युद्ध के चलते एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जहां भारत के वीर सेनानियों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्ध में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों की नेवी आर्मी को भी इस युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसे जानकर हर भारतीय गर्व से कहेगा कि मेरा भारत महान। सन 1947 में भारत को ब्रिटिशर्स द्वारा आज़ादी मिली। तब भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान देश का जन्म हुआ। उस वक्त पाकिस्तान दो भाग में हुआ करता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे नक्शे में हम आज भी पाकिस्तान के नाम से देख सकते हैं, और आज के बांग्लादेश जिसे हम जानते हैं वह बांग्लादेश नहीं, उस वक्त इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो आमतौर पर पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाल से बिलोंग करते थे और बंगाली भाषा बोलते थे और बंगाली कल्चर को भी फॉलो करते थे, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इनको पसंद नहीं करते थे और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नीचा दिखाते थे। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आपसी तनाव बढ़ने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में डिप्लॉय आर्मी शेख रहमान को शपथ नहीं दिलाया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को पूरी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान चलाया करती थी। 1970 इलेक्शन के बाद शेख रहमान ने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और 7 मार्च 1971 में अपना भाषण दिया और पूर्वी पाकिस्तान को एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बनाने की बात कही। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই, 1958 সালে আইয়ুব খান মাশাআল্লাহ। इस भाषण की वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को शेख रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान के जेल में डाल दिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोग पर जुल्म करना चालू कर दिया। शेख रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नामक विद्रोही गुट तैयार हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे जुल्म का विरोध करती थी। इसी विवाद के चलते पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ताकि लोग शेख रहमान का समर्थन ना कर सकें। अपने ही देश के 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया। कुछ इसी प्रकार का भयानक जुल्म किया गया। इन सभी सिचुएशन का नतीजा यह हुआ कि अप्रैल 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोग 10 लाख की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान की सीमा लांघकर लोग भारत में आ गए अपनी जान बचाने। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे पर यह ऑब्जर्व किया, जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग भागकर भारत में आते ही रहेंगे। और इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था कि पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग इतना जुल्म कर रहे थे उनको घुसकर मारा जाए। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने भारतीय सैनिक के जनरल फील्ड मार्शल मानेक शॉ को यह ऑर्डर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया जाए। लेकिन मानेक शॉ ने यहाँ हमला करने से मना कर दिया। जब इंदिरा गांधी ने इसका रीज़न पूछा तब मानेक शॉ ने यह रीज़न कहा कि अप्रैल का महीना चल रहा है और इसका मतलब कुछ ही दिनों में बरसात का दिन आने वाला है और बरसात में पूर्व में बाढ़ आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे हमें इस एरिया में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तें होंगी और बरसात के दिनों में पूर्व में बैटल करना आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और भारत के पश्चिम का एरिया रेगिस्तान सूखा होने की वजह से पाकिस्तान और चाइना अटैक कर सकते हैं। हमें 3 ओर से लड़ना पड़ जाएगा, जिससे आर्मी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी को यह सुझाव दिया कि हम नवंबर तक युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच हम हमारे सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही गुट मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी साल भारत और रूस के बीच एक ट्रीटी पर साइन हो गया, जो कि एक समझौता है जिसका फ़ायदा हमें इस युद्ध में आगे चलकर हुआ। और इसी सब के चलते भारतीय आर्मी ने यह डिसाइड किया कि पश्चिम की ओर हम डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक रूप से आर्मी रखा जाएगा और पूर्व में ऑफेंसिव यानी कि हमलावर रूप में रखा जाए। और पाकिस्तान को यह खबर मिली कि भारत की आर्मी पश्चिम में डिफेंसिव मोड पर है और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते पाकिस्तान यह समझ चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा उनके हाथ से निकलने ही वाला है और बांग्लादेश का जन्म पक्का है।
तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम इसकी भरपाई राजस्थान के एरिया में कब्जा करके किया जाए। भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में हमला करने का प्रिपरेशन कर ही रहे थे कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा हवाई अड्डों में हमला कर दिया और यहाँ से इस युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसकी शुरुआत खुद पाकिस्तान ने ही की थी। विश्व के दूसरे देशों का दबाव नहीं रहेगा कि भारत पर पाकिस्तान ने पहले ही हमला किया। इसी बीच पाकिस्तान को यह खबर मिली कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर में एक जगह है लोंगेवाला। इस एरिया में केवल 120 इंडियन आर्मी डिप्लॉय है और पाकिस्तान ने सोचा कि हम रातों रात इस 120 भारतीय सैनिकों को मार दिया जाए तो भारत की टेरिटरी में आसानी से घुस सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी का यह मानना था कि लोंगेवाला में वो नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में वो डिनर करेगा। और पाकिस्तान ने इस एरिया में रात को हमला करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान यह जानता था कि इस एरिया में भारतीय सैनिक का साथ सिर्फ भारतीय वायुसेना दे सकती है, जिससे पाकिस्तान सेना को हराया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं जानता था कि लोंगेवाला में उनका सामना पंजाब रेजिमेंट के 23वीं बटालियन के वीरों से होने वाला है, जिसे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। इनके ऊपर बॉर्डर नाम की एक मूवी भी बनाई गई है, जिसे आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। 4 दिसंबर 1971 को टैंक के साथ 2800 पाकिस्तान आर्मी के साथ भारत की लोंगेवाला की ओर रवाना हुए और भारतीय 120 जवानों को यह खबर मिली कि पाकिस्तान से 2800 की फ़ौज के साथ पाकिस्तान आर्मी लोंगेवाला की ओर निकल पड़ा है और भारतीय सैनिक के पास इनका सामना करने के लिए सिर्फ 3 एंटी टैंक माइंस और एक मशीन गन इक्विप जीप थी, जिससे पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी को काउंटर करना मुश्किल था। तब भारतीय सैनिक के इंटेलिजेंस काम आई। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की आर्मी का सामना करने के लिए स्टार्टिंग में 3 ओरिजिनल माइंस लगाए और खाना खाने वाला जो टिफ़िन आता है उसमें ईंट और पत्थर भरकर एंटी टैंक माइंस के रूप में रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर बिछा दिया। क्योंकि मेजर कुलदीप सिंह यह जानते थे कि अगर पाकिस्तान की आर्मी को अगर रात भर रोक दिया जाए, सुबह दिन के वक्त भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान की आर्मी को आसानी से काउंटर कर सकती है, क्योंकि उस वक्त भारतीय वायुसेना की लड़ाकू जहाजें रात में युद्ध करने में असमर्थ थी। जब पाकिस्तान की आर्मी भारत की टेरिटरी में इंटर करती है, तब स्टार्टिंग में लगे एंटी टैंक माइंस की वजह से ब्लास्ट कर जाती है। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर ने यह ऑब्जर्व किया कि इस एरिया में तो भारतीय सैनिकों ने एंटी टैंक माइंस लगा रखा है। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने इंजीनियर्स बुलाए इन माइंस को हटवाने के लिए और इन फेक माइंस को हटाने में पूरे 6 घंटे लगा दिए। बाद में उन्होंने पाया कि यह तो टिफ़िन है। रात के 3 बज गए। रात के 3 बजे तारिक मीर अपनी फ़ौज के साथ भारत की ओर बढ़ते हैं। तब तक मेजर कुलदीप सिंह ने रेगिस्तान में कुछ इस प्रकार के गड्ढे बनाकर अपनी आर्मी को 2 किलोमीटर के रेंज में डिप्लॉय कर रखा था, जो पाकिस्तान आर्मी पर चारों ओर से फायरिंग करते थे, जिससे तारिक मीर को ये लगा कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिली है। 120 सैनिक हम पर इस प्रकार से कैसे हमला कर सकती है। भारत के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के टैंक और जीप का कुछ इस प्रकार का हाल कर दिया। उस समय भारत के पास हंटर जहाज हुआ करती थी, जो रात में उड़ने के लिए असमर्थ थी। भारतीय सैनिक ने रात भर पाकिस्तान की आर्मी का सामना किया और सुबह होने के बाद वायुसेना ने पाकिस्तान की फौज पर बमबारी कर पाकिस्तान की सेना को वापस पाकिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के मैदान में ब्रिगेडियर तारिक मीर वापस पाकिस्तान भाग खड़े हुए। आज भी आपको पाकिस्तान आर्मी के ये टैंक म्यूज़ियम में रखा हुआ मिलेगा, जिसे पाकिस्तान आर्मी छोड़कर भाग गए थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान आर्मी का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी पाकिस्तान टेरिटरी के कराची के बंदरगाह पर हैवी बम्बार्डमेंट किया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में जो आर्मी थी उनको समुद्र के जहाज़ों से ही रिसोर्सेज दी जाती थी, जिसे भारतीय नेवी ने तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। बात करें पूर्व की, तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में चारों ओर से हमला करना शुरू कर दिया था और मुक्ति वाहिनी भी पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को खोज कर मार रही थी। और समुद्र की ओर भारत की उस वक्त की जहाज़ INS विक्रांत, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हुआ करती थी। इसी बीच पाकिस्तान की नेवी की पनडुब्बी PNS गाजी पाकिस्तान से इंडियन ओशन की ओर निकल गई। INS विक्रांत को काउंटर करने के लिए इस PNS गाजी को भारत ने एक ऐसे जहाज़ से मार गिराया जो पहले से ही खराब थी, जिसका नाम INS राजपूत था। भारत को यह खबर मिली कि PNS गाजी INS विक्रांत को मारने इंडियन ओशन की ओर निकल पड़ा है। तब भारत ने
फिर से यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए PNS गाजी को काउंटर करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया। भारत जानता था कि पाकिस्तान को हर पल की खबर भारत से मिलती है। भारतीय नेवी के सैनिकों ने यह रूमर्स फैलाए कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम पर मेंटेनेंस और रिसोर्सेज के लिए वापस आने वाला है कुछ दिनों के लिए। भारतीय नेवी का यह फेक न्यूज़ काम कर गया, जिससे PNS गाजी को विशाखापट्टनम की ओर जाने का ऑर्डर दिया गया, जिससे PNS गाजी विशाखापट्टनम की ओर निकल गया, जहां पहले से ही INS राजपूत मौजूद था और यही जहाज PNS गाजी को मार सकता था। लेकिन इंजन में खराबी होने की वजह से यह पहले से ही वहां खड़ा हुआ था। PNS गाजी ने अपने रडार पर इस जहाज को INS विक्रांत समझकर इसे मारने चल पड़ा। PNS गाजी INS राजपूत को मारता उससे पहले ही PNS गाजी को मिसाइल से मारकर गिरा दिया गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि PNS गाजी अमेरिका द्वारा ही बनाया गया पनडुब्बी था, जिसे कभी न डूबने वाला पनडुब्बी माना जाता था। और पाकिस्तान ने UNO में यह मुद्दा उठाया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है। इस मुद्दे पर भारत का साथ देते हुए रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिससे यह प्रस्ताव पारित हो गया। फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका की नेवी ने अपने 7th फ्लीट के साथ INS विक्रांत को मारने के लिए भारत की ओर निकल पड़ा, जिससे इंदिरा गांधी ने 1971 में रूस और भारत के बीच एक ट्रीटी पर साइन की थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए रूस से मदद मांगी और रूस ने बिना देरी किए हुए अपनी नेवी की 14th फ्लीट के साथ अपनी परमाणु पनडुब्बी भी भेज दी। और रूस के इसी 14th फ्लीट ने भारत के इंटरनेशनल सी बॉर्डर पर एक ब्लॉकेज बना दिया, जिससे अमेरिका के जहाज भारत में ना घुस पाए। और अमेरिका के 7th फ्लीट का साथ देने ब्रिटेन की ईगल शिप भी रवाना हो गई, जिसका सामना रूस के 14th फ्लीट से हुआ। रूस के 14th फ्लीट ने यह वार्निंग दी तो हमारी जहाज़ों में ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम से हमला कर दिया जाएगा। और रूस ने अपनी पनडुब्बियों को समुद्र के ऊपरी सतह पर ले आए, जिससे अमेरिका के सैटेलाइट से देखा गया कि रूस की 14th फ्लीट इतनी ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने परमाणु युद्ध के डर से अपने पैर पीछे कर लिए। और इसी बीच भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एयरफोर्स से पूर्वी पाकिस्तान के ढाका शहर पर एयर ड्रॉप कराया गया, जिसमें सैनिक के भेष में पुतलों को एयर ड्रॉप कराया गया। और मीडिया के BBC न्यूज़ ने इस खबर को आग की तरह फैला दिया कि 5000 फौज को एयर ड्रॉप कराया गया है, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को आसानी से काउंटर किया जा सके। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान के उस समय के गवर्नर के घर पर मिसाइल से हमला किया। बांग्लादेश के गवर्नर घर पर नहीं थे और भारतीय एयरफोर्स को भी यह बात पता थी। इसका असर यह हुआ कि गवर्नर A.H. मलिक ने इस्तीफा दे दिया डर की वजह से। इन सभी घटनाओं के बाद इस युद्ध को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात की और पाकिस्तान की आर्मी को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, क्योंकि भारत चाहता था कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को भारत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जिससे इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय सैनिक के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस आत्मसमर्पण के वक्त नियाजी के आंख में आंसू थे। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। और इसी के चलते भारत ने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराने का वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने इतने बड़े स्केल पर आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद इन 93,000 सैनिकों को भारत की जेल में रखा गया और शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से रिहा कराया गया और इंदिरा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया। ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश, जिससे बांग्लादेशियों के चेहरे पर खुशी थी और कुछ इस प्रकार के बांग्लादेश का जन्म हुआ और शेख रहमान को इस नए देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और आज भी शेख रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश का कमान संभाले हुई है और इस देश की प्रधानमंत्री है। और जब शेख हसीना भारत आई थी तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट पर शेख हसीना को रिसीव करने गए थे। तो भारत अपने पड़ोसी देश का कुछ इस प्रकार से ख्याल रखता है और बांग्लादेश के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और यही बांग्लादेश तरक्की के मामलों में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। इनका पाम ऑयल, मलमल का कपड़ा, जूट
और यह जहाज़ों की रिपेयरिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के बदले कश्मीर के मुद्दों पर भी मांग कर सकता था, लेकिन भारत ने इंसानियत दिखाते हुए पाकिस्तान के सैनिकों को रिहा किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बदले हमें क्या दिया? कभी संसद भवन पर अटैक, तो कभी 26/11 का हमला, तो कभी कारगिल युद्ध जैसे अंजाम देखने को मिले, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान जैसे देशों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।